अशोक पूर्वी सीमा के मानचित्र पर नजर गड़ाकर कलिंग को ध्यान से परखता है। उसके मंत्री बताते हैं, कलिंग की समृद्धि का रहस्य उसके समुद्री व्यापार में छिपा है। समुद्र तट पर बसे कलिंग के बंदरगाह सोने, मसालों और भीड़ से लबालब भरे हैं। मौर्य दूत भेंट और प्रस्ताव लेकर कलिंग के दरबार में सम्मान से प्रवेश करते हैं। कलिंग की रानी शांत स्वर में मौर्य प्रस्ताव ठुकराकर अपने स्वतंत्र राज्य की घोषणा करती है। थकेहारे दूत पाटलिपुत्र लौटकर अशोक को बताते हैं कि कलिंग ने झुकने से इनकार कर दिया। दरबार में सेनापति कलिंग पर शीघ्र आक्रमण की मांग करते हैं और युद्ध की भाषा तेज हो जाती है। सलाहकार चेतावनी देता है कि यह युद्ध विजय से ज्यादा रात के सन्नाटे में अजीब आकाशीय संकेत देखकर भी अशोक का निर्णय नहीं डगमगाता। राज ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों की चाल समझाता है, पर अशोक मन ही मन युद्ध की ओर झुक चुका है। हाथियों की पंक्तियों का निरीक्षण करते हुए अशोक जानता है, यही उसकी सबसे बड़ी युद्ध शक्ति है। रात की गोपनीय बैठक में वह और उसके सेनापति कलिंग के पहाड़ों और तटों पर योजनाएं बनाते हैं। सीमा पर छोटे झड़पों में मौर्य और कलिंग के सैनिक आमने सामने खड़े तनाव में जकड़े हैं। एक दूत टूटी हुई कलिंग की भाला लाकर बताता है कि सीमा पर रक्तपात शुरू हो चुका है। कलिंग का अंतिम कठोर उत्तर सुनकर अशोक समझ जाता है, अब केवल युद्ध ही रास्ता बचा है। अपने कक्ष में वह भारी कवच पहनकर स्वयं को न सिर्फ सैनिक बल्कि विजेता सम्राट में बदलता है। महाद्वार से निकलती सेना, हाथियों और ध्वजों के बीच अशोक कलिंग अभियान पर रवाना होता है। घने पूर्वी जंगलों के बीच मौर्य सेना की अनंत पंक्तियां कलिंग की ओर बढ़ती जाती हैं। ऊंचे चट्टानों से कलिंग के जासूस भयभीत नजरों से इस विशाल मौर्य बल को निहारते हैं। उतले नदी घाट पर दोनों ओर के सैनिक टकराव की तैयारी में नदी पार करने को आतुर खड़े हैं। टीलों पर खड़ा अशोक नीचे की हलचल देखकर अपनी सेनाओं को निर्णायक आदेश देता है। किले के भीतर कलिंग की रानी और सेनापति अपने योद्धाओं को आखिरी हौसला बंधाते हैं। मौर्य इंजीनियर ऊंचे किले पर चढ़ने को रैंप, मचान और प्राचीर तोड़ने को यंत्र तैयार कर रहे हैं। खुले मैदान में हाथियों, घोड़ों और पैदलों की टकराहट से धरती और आकाश दोनों कांप उठते हैं। मुख्य फाटक से दूर कलिंग की स्त्रियां और बच्चे घर बार छोड़कर जान बचाने को भागते हैं। भारी हाथी के धक्कों से किले का मुख्य द्वार टूटता है और मौर्य सैनिक भीतर उमड़ पड़ते हैं। संकरी गलियों में बैरिकेड और जलती इमारतों के बीच दोनों पक्षों में भयंकर मुठभेड़ होती है। एक ऊंचे बुर्ज पर मौर्य ध्वज फहरता है, लेकिन नीचे शहर धुएं और राख में बदल चुका होता है। जलीकटी बस्तियों में राख के ढेरों से अपना अतीत खोजती कलिंग की प्रजा बिखरी नजर आती है। घोड़े पर सवार अशोक उजड़ी गलियों से गुजरते हुए अपार विनाश को अपनी आंखों से देखता है। शहर की दीवारों के बाहर मैदान में बिखरी ढालें, टूटे रथ और थके पड़े सैनिक युद्ध की कीमत बताते हैं। खंडहर होते महल के सामने कलिंग की रानी आंसुओं में भी अपनी शान और रोष को संभाले खड़ी है। घायल कलिंग सेनापति पट्टियों में लिपटा बैठा है, पर मौर्य आदेश के आगे झुकने से इनकार करता है। कैद शिविरों में बंद सैनिक और बगल में डरे समय परिवार दोनों ही हार की एक ही कहानी कहते हैं। विजय के प्रतीक रूप में टूटा हुआ कलिंग ध्वज पाकर भी अशोक के चेहरे पर मुस्कान नहीं आती। रात के अंधेरे में शहर की दीवारों के पार लाल लपटें और धुआं भीतर का सारा जीवन निगल रहे हैं। भोर की हल्की रोशनी में पहाड़ी पर खड़ा अशोक अपने ही जीत से जलते कलिंग को मौन देखता है। मृत सैनिकों और टूटे रथों के बीच चलते हुए अशोक को हर ओर सिर्फ उजाड़ ही दिखाई देता है। एक कलिंग माँ खंडहर घर के पास चीखती है और अशोक उसके दर्द से नजर नहीं मिला पाता। दीवार के साये में सहमा बैठा बच्चा अशोक को बताता है कि युद्ध की मार सबसे ज्यादा मासूमों पर पड़ती है। लाठी टेकते वृद्ध कलिंगवासी के कटु शब्दों से अशोक के मन में विजय का अर्थ ही डगमगा जाता है। खून की हल्की परछाई वाले पानी में अपना चेहरा देखकर उसे अपने ही कर्म भयावह लगते हैं। रात को तंबू में जागता अशोक मानचित्र और तलवार के बीच बैठा नींद और सुकून दोनों खो चुका है। उसके सपनों में चीखते सैनिक, रोती स्त्रियां और जलते घर एक डरावनी परछाई बनकर उभरते हैं। सुबह नदी किनारे अकेला टहलता अशोक पहली बार एक शांत बौद्ध भिक्षु की उपस्थिति महसूस करता है। चट्टान पर आमने सामने बैठे सम्राट और भिक्षु शक्ति और करुणा के दो चेहरे जैसे संवाद करते हैं। वृक्ष की छाव में भिक्षु धम्म सुनाता है और अशोक अपनी तलवार जमीन पर रखकर ध्यान से सुनता है। आंखें मूंदकर बीते दृश्य स्मरण करते हुए अशोक के भीतर पहली बार सच्चा पश्चाताप उमड़ पड़ता है। भिक्षु जब कलिंग के बच्चों को पानी और सहारा देता है तो अशोक को दया की असली शक्ति दिखती है। भिक्षु के सामने अपना मुकुट सा भारी शिरस्त्राण उतारते ही अशोक अपने अहंकार से थोड़ी दूरी बना लेता है। एक राह जली भूमि की ओर, दूसरी शांत वन की ओर अशोक अपना कदम अब शांति की दिशा में मोड़ता है। सूर्यास्त के रंगों के बीच नदी किनारे घुटनों के बल झुका अशोक भीतर से टूटकर प्रायश्चित करता है। रात की आग के पास वह भिक्षु से पूछता है, क्या रक्त से सना यह साम्राज्य सच में योग्य है?
अपने चारों ओर अनगिनत पीड़ितों की कल्पित परछाइयां देखकर अशोक खुद को अपराधी सा महसूस करता है। कैद किए कलिंग योद्धा को मरवाने की जगह अशोक हाथ उठाकर कठोर दंड रोक देता है। सुबह की शांति में पहली बार ध्यान में बैठा अशोक अपने भीतर उठते तूफान को थामने की कोशिश करता है। आंखें खोलते ही उसके चेहरे पर स्पष्ट है, अब वह केवल तलवार से नहीं, किसी और मार्ग से राज करेगा। कलिंग की चौपाल में खड़े होकर अशोक घोषणा करता है, अब और किसी राज्य पर तलवार से विजय नहीं होगी। युद्ध के बाद वही मौर्य सैनिक अब अन्न और औषधि बांटकर कलिंग की भूखी प्रजा का सहारा बनते हैं। उपचार शिविरों में कलिंग और मौर्य दोनों के घायल एक ही छत के नीचे एक ही करुणा से निहाले जाते हैं। टूटे गांवों में अशोक स्वयं घरों की लकड़ियां उठाकर पुनर्निर्माण में हाथ बंटाता दिखाई देता है। नए बने कुओं और घरों के बीच खेलते बच्चे और उनके बीच चलता बदलावला कोमल हृदय वाला अशोक। पहाड़ी ढलान पर भिक्षु के सामने घुटनों के बल बैठा सम्राट शांतिपथ का मार्गदर्शन स्वीकार कर लेता है। जब वह साधारण वस्त्र धारण कर पाटलिपुत्र लौटता है तो लोग अपने सम्राट को पहचानकर भी चकित रह जाते हैं। दरबार में भारी शाही पोशाक की जगह सादा चोला और सिंहासन के पास बैठा एक भिक्षु सबको परिवर्तन दिखता है। अपनी वाणी को लेखबद्ध कराते हुए अशोक स्वीकार करता है कि कलिंग पर आक्रमण उसकी सबसे बड़ी भूल थी। पत्थर के स्तंभ पर खुदते शब्द बताते हैं, सम्राट अब विजय नहीं, धर्म और दया को फैलाना चाहता है। साम्राज्य भर के शासकों को बुलाकर वह समझाता है कि सच्चा पराक्रम हिंसा नहीं, धर्म विजय में है। महल की दीवारों से रक्तरंजित युद्ध चित्र हटकर उनकी जगह शांति, वृक्षों और स्तूपों की छवियां उभरने लगती हैं। कलिंग की पहाड़ियों पर बने नए स्तूप की परिक्रमा करते हुए अशोक वैर की धूल को पीछे छोड़ देता है। न्यायाधीशों और अफसरों को वह सिखाता है कि दंड से पहले दया और सुधार की संभावना देखनी होगी। राजमार्गों के किनारे लगाए जा रहे वृक्ष और कुएं युद्ध की जगह कल्याण को शासन की पहचान बना देते हैं। अब मौर्य सेना की उपस्थिति डर से नहीं, सुरक्षा और शांति की भावना से पहचानी जाती है। महल के बगीचे में ध्यानमग्न अशोक ताज को एक ओर रखकर भीतर की शांति को अपना असली मुकुट मान लेता है। दूर दूर से आए भिक्षु और विद्वान अशोक के दरबार में धम्म का संदेश लेकर सम्मान के साथ स्वागत पाते हैं। महल की दीवारों पर उभरती नई चित्रकला दिखाती है कि रक्त से भीगे युद्ध से अब करुणा भरे युग की ओर कदम बढ़ चुका है। पुनर्निर्मित कलिंग नगर को साथ साथ निहारते अशोक और कलिंग रानी वैर को पीछे छोड़ नई मित्रता रचते हैं।